Okay, Assalamu alaikum. So we will discuss the pregnancy and breast cancer. That is the most important topic, and it was updated in 2025. So let's start. की रिकमेंडेशन हम एंड में करेंगे. अच्छा, here you can see जब भी प्रेगनेंसी में हमारे पास पेशेंट आएगी, अगर उसको कोई भी सस्पिशियस लेजन है, ब्रेस्ट लेजन है, ठीक है, ब्रेस्ट लंप है या कोई और लेजन है, ठीक है, और उस लेजन को 7 दिन से ज़्यादा हो गए ना, तो फिर आपने पेशेंट को रेफ़र करना है स्पेशलिस्ट सेंटर में, ठीक है. और उसके साथ साथ आपने उसको इन्वेस्टिगेट करना है विद इन 28 डेज़. इन्वेस्टिगेट आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप अल्ट्रासाउंड करेंगे, ठीक है. और अल्ट्रासाउंड के साथ फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में क्या आता है, आप बायोप्सी लेंगे, ठीक है. बायोप्सी आपने कौन सी लेनी है, एफएनएसी लेनी है या कोर बायोप्सी लेनी है? तो इन दोनों में से आपने कोर बायोप्सी करनी है, ठीक है. सो हियर यू कैन सी द कोर बायोप्सी इज अ मोर एक्यूरेट देन दी एफएनएसी. और आपने, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं ना एक्सिलरी लीजन, तो फिर आपने वहाँ से भी बायोप्सी लेनी है. जैसे हम बल्बल कैंसर में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी करते थे, इसी तरह से हमने ब्रेस्ट कैंसर में एक्सिलरी लिम्फ नोड बायोप्सी करनी है. हाँ, और उसमें भी आप कोर बायोप्सी कर सकते हैं या एफएनएसी कर सकते हैं. अच्छा, एमआरआई भी आप प्रेगनेंसी में कर सकते हैं. विदाउट कंट्रास्ट सेफ़ है, विद कंट्रास्ट सेफ़ नहीं है, ठीक है. तो विद कंट्रास्ट आपने अवॉइड करना है, आपने नहीं करना. बाकी विदाउट कंट्रास्ट आप कर सकते हैं. अच्छा, इसमें यह है कि हाँ, आप पेट सीटी भी कर सकते हैं. आप एमडीटीज़ को इन्वॉल्व करके आप पेट सीटी कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मैनेजमेंट ऑप्शन चेंज हो जाएगा इससे, और आप विदाउट कंट्रास्ट आपको सही से डायग्नोज नहीं हो पा रहा, तो फिर अंडर द सुपरविजन ऑफ द एमडीटीज़ आप पेट सीटी भी कर सकते हैं प्रेगनेंसी में. ओके ओके, तो अब ये तो आपको पता चल गया कि आपने कैसे लेके जाना है, ठीक है. आप अब आ जाएं कि आपने ट्रीट कैसे करना है पेशेंट को. जब भी पेशेंट हमारे पास आएगी ब्रेस्ट कैंसर के साथ प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपने उसको केयर प्रोवाइड करनी है अंडर दी एमडीटी. आपने एमडीटीज़ को इन्वॉल्व करना है. ओके, तो ट्रीटमेंट ऑप्शन में ये है कि आपने ब्रेस्ट सर्जरी तो आप हर ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं, ठीक है. आपने मॉनिटरिंग करनी है फीटल की, बस आपने फिर ब्रेस्ट सर्जरी आप कर सकते हैं. ब्रेस्ट सर्जरी आप कौन सी करेंगे? जो आप नॉन प्रेग्नेंट में करते हैं वही करेंगे, एक्सेप्ट आपने रिकन्स्ट्रक्टिव जो प्रोसीजर्स हैं ना, वो आपने नहीं करने, वो आपने पोस्टमार्टम करने हैं. और एक्सिलरी सेंटिनल लिम्फ नोड लोकलाइजेशन के लिए आपने जो डाई यूज़ करनी है ना, वो 99 यूज़ करनी है. आपने मिथाइलिन बिल्यू डाई प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करनी, ठीक है, उसको आपने अवॉइड करना है. ये तो था सर्जरी का, कि आपने सर्जरी थ्रू आउट प्रेगनेंसी आप कर सकते हैं, ठीक है. अब आ जाते हैं कीमोथेरापी आप कब कब देंगे, ठीक है. तो कीमोथेरापी का ये है कि आपने फर्स्ट टाइमिस्टर में तो देनी ही नहीं है, आप सेकेंड और थर्ड टाइमिस्टर में दे सकते हैं, बट आपने 35 वीक के बाद नहीं देनी. क्यों? क्योंकि ये माइलो सप्रेसिव इफ़ेक्ट इसका होता है बच्चे पे भी और माँ पे भी. तो आपने डिलीवरी से 2 हफ्ते पहले ही स्टॉप कर देनी है. अच्छा, कीमोथेरापिक एजेंट आपने कौन से यूज़ करने हैं? आप जो यूज़ करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान वो इंथ्रासाइक्लिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड जिसमें आ जाते हैं टैक्सिन और कार्बोप्लेटिन. These are the preferred chemotherapeutic agent for the treatment of the pregnant women with the breast cancer. ठीक है, तो आपने ये कीमोथेरापिक एजेंट यूज़ करना है. और डोज आपने कैसे कैलकुलेट करनी है? पेशेंट के वेट के मुताबिक, पर वेट कौन सा हो? रिसेंट, जो उसका एक्चुअल वेट हो अभी. और आपने हर साइकिल के दौरान पेशेंट का वेट दोबारा चेक करना है, फिर दोबारा उसका डोज कैलकुलेट करना है, ठीक है. आप प्री प्रेगनेंसी वेट के मुताबिक उसको कीमोथेरापिक ड्रग नहीं देंगे. अच्छा, बाकी जो आपने एंडोक्राइन थेरेपी है जिसमें फिर टैमोक्सिफिन आपका आ जाता है, एरोमेटेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, वो आपने प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं देनी, क्योंकि इनका फीटस पे मेल फॉर्मेशन इफ़ेक्ट देखा गया है. सो दैट्स वाई
वी मस्ट अवॉइड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो जो HER2 थेरेपी है, ठीक है, वो भी आपने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देनी, आप उसको डिले करें, पोस्टमार्टम पीरियड में दें। बट अगर किसी पेशेंट को मेटास्टेटिक डिसीज़ है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ना, तो फिर आप दे सकते हैं, ठीक है, इफ़ द बेनिफिट इज़ मोर देन दी रिस्क। बाकी क्योंकि इनसे होता क्या है, these drugs are causing the oligohydramnios and anhydramnios and fetal toxicity. Trastuzumab, that is the HER2 डायरेक्टेड थेरेपी। अच्छा, अगर मतलब किसी पेशेंट को आपने दे दी है HER2 डायरेक्टेड थेरेपी, दैट इज़ द ट्रासिट्यूजिमैब, तो फिर इसकी कोई इंडिकेशन नहीं है कि आप टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए उसको ऑफ़र करें। फिर आपने क्या करना है, आपने मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ कर देना है ना, आपने उसके सीरियल ग्रोथ स्कैन करने हैं, ट्वाइस अ वीकली फीटल ग्रोथ स्कैन करने हैं, जिसमें आपने असीज़ करना है हेमोरेटिक फ्लूइड का, क्योंकि इन ड्रग्स का क्या साइड इफ़ेक्ट है, ये ओलिगोहाइड्रोमिनियोस और एनहाइड्रोमिनियोस करवाती हैं। सो दैट्स वाई आपने मॉनिटरिंग को इंक्रीज़ कर देना है, आपने हेमोरेटिक फ्लूइड वॉल्यूम असेस करना है, और सीरियल ग्रोथ स्कैन करने हैं आपने, और अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर करना है। अच्छा, जो बोन मॉडिफाइंग थेरेपी है जैसे कि बिस्फॉस्फोनेट, तो उसका ये है कि आपने अगर पेशेंट के आप देखें कि अगर बेनिफिट ज़्यादा है ना, अगर हाइपर कैल्सीमिया है या सिग्निफिकेंट बोन पेन है ना, तो फिर आप दें, अदरवाइज़ आप ना दें प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। अगर बेनिफिट ज़्यादा है देन द रिस्क, तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज़ यू कैन डिले ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। अच्छा, किसी पेशेंट ने अगर आपने उसको दे दी है ना बिस्फॉस्फोनेट पीरियड टू द प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो फिर आपने क्या करना है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपने उसको मॉनिटर करना है, मदर को भी और इन्फेंट को भी, हाइपोकैल्सीमिया के लिए। ओके सो आप सपोर्टिव थेरेपी में, क्योंकि कीमोथेरेपी देने के बाद पेशेंट को कंप्लेन होती है ना वॉमिटिंग की, कॉम्प्लिकेशन है उसकी, तो उसके लिए आप प्रेगनेंसी में कौन सी थेरेपी दे सकते हैं ना, तो आप मुनसेट दे सकते हैं, और साइक्लोजीन दे सकते हैं, मेटाक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, डोमपेरिडोन दे सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप न्यूरोकाइनिन 1 एंटागोनिस्टिक भी दे सकते हैं। आप डेक्सा की बजाय, क्योंकि आप मिथाइल प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकोर्टिजोन देंगे, ठीक है। डेक्सा वैसे आप फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए तो दे सकते हैं, बट हम अभी वोमिटिंग के ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो फिर इसमें ज़्यादा बेटर है कि आप मिथाइल प्रेडनिसोन या हाइड्रोकोर्टिजोन दें रेदर देन दी डेक्सामेथासोन। ओके, because these specific agents are the more extensively metabolized in the placenta than the dexamethasone and minimizing the fetal exposure. और फिब्राइल न्यूट्रोपीनिया को प्रिवेंट करने के लिए आप GCSF भी देंगे, और H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्टिक भी आप दे सकते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, और आपने एंटी हिस्टामिन भी आप दे सकते हैं प्रेगनेंसी में। ओके, सो दीज आर दी सपोर्टिव थेरेपी। ओके, तो अब तक हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन में पढ़ा कि सर्जरी हम थ्रू आउट प्रेगनेंसी हम कर सकते हैं ना, और कीमोथेरेपी हमने फर्स्ट टाइमिस्टर में नहीं देनी, और सेकंड और थर्ड टाइमिस्टर में हम दे सकते हैं, बट 35 वीक्स पे हमने स्टॉप कर देनी है। अब आ जाते हैं हम रेडियोथेरेपी पे। रेडियोथेरेपी हमने प्रेगनेंसी के दौरान देनी ही नहीं है, ठीक है। और अगर हम दे भी रहे हैं ना, तो फिर हम इतना डोज देंगे जो बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके, और वो भी हमने स्पेशल सेंटर में रेफ़र करना है पेशेंट को, और वहाँ पे देनी है, ठीक है। अच्छा, अगर किसी पेशेंट की आपने ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी की और उसके बाद उसको दोबारा कैंसर हो गया, तो अब वो प्रेग्नेंट है, तो आपने उसको दोनों ऑप्शन देना है। रेडियोथेरेपी भी हम इस केस में कर सकते हैं, हम मेस्टेक्टमी भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा
अगर किसी पेशेंट को हम रेडियोथेरेपी दे रहे थे और वो अनएक्सपेक्टेडली प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो आपने इंडिविजुअलाइज़ करना है, आपने पेशेंट को सारे रिस्क बताने हैं, फिर उसकी अपनी चॉइस है कि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करे या टर्मिनेट करे। आपने उसको बताना है possible effect of the radiation including the fetal death in the first 2 week post conception, कि बच्चे की डेथ भी हो सकती है आफ्टर 2 week, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन भी हो सकती है अप टू 8 वीक्स तक, एंड द हाईएस्ट रिस्क ऑफ द न्यूरो डेवलपमेंटल डिले बिटवीन द 8 to 15 वीक्स। ठीक है, अगर इसको इन वीक्स के दौरान रेडियोथेरेपी मिली है ना, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो आपने पेशेंट को सारे कॉम्प्लिकेशन बतानी है, फिर उसकी अपनी चॉइस होगी कि वो कंटिन्यू करे या टर्मिनेट करे। ठीक है, फिर एक कंडीशन आ जाती है मेटास्टैटिक, फिर उसमें आप पैलिएटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं फॉर दी कंट्रोल ऑफ दी सिम्टोमेटिक डिसीज़ एंड टू प्रिजर्व द फंक्शन ऑफ द मेटास्टैटिक स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन। तो उसमें आपने पेशेंट के साथ रिस्क और बेनिफिट डिस्कस करने हैं, और फिर इस केस में आप पैलिएटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। अच्छा, जब भी पेशेंट हमारे पास आएगी प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट कैंसर के साथ, तो आपने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट के साथ डिस्कस करने हैं, और आपने फिर उसकी अपनी चॉइस है कि वो टर्मिनेशन की तरफ जाए या कंटिन्यू करे अपनी प्रेगनेंसी को। ठीक है, ओके। सो अब तक हमने क्या पढ़ा, हाँ, कि हमने ट्रीट कैसे करना है प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट कैंसर को। ठीक है, हमने सारे ऑप्शन पढ़े। अब आ जाते हैं कि आपने प्रेगनेंसी के दौरान केयर कैसे करनी है ना। तो आपने सबसे पहले तो पेशेंट को बताना है कि कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होता बच्चे पे। ठीक है, आपने उसको रीअश्योर करना है, और आपने पेशेंट के सीरियल ग्रोथ स्कैन करने हैं, क्योंकि इनमें फिर IUGR का रिस्क भी ज़्यादा होता है FGR का। तो आपने 28 वीक से सीरियल ग्रोथ स्कैन करने हैं, और आपने इसको ट्रम पे लेके जाना है। आइट्रोजेनिक प्रीटर्म बर्थ अवॉइड करनी है। ठीक है, ओके। तो अगर कंटा लेटरल आर्म सुइटेबल नहीं है ना, तो जहाँ पे सर्जरी हुई है आप वहाँ पे ही ब्लड सैंपल या कैनुलेशन या ब्लड प्रेशर मेजरमेंट कर सकते हैं। उससे लिम्फेडिमा का रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता कि आप सर्जिकल साइट पे चेक करें तो लिम्फेडिमा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ओके, तो प्लेन ऑफ द डिलीवरी, इसमें MDTs को हम इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जन, ऑब्स्टिशियन और फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और नियोनेटोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और आपने पेशेंट को ड्रम पे लेके जाना है आफ्टर दी 37 वीक। हाँ, आपने डिलीवर करवाना है पेशेंट को, आपने प्रीटर्म बर्थ नहीं करनी, और अगर किसी वजह से इंडिकेटेड है ड्यू टू द फीटल मैटरनल कंप्रोमाइज़, तो फिर आपने कोर्टिकोस्टेरॉइड देना है फॉर द लंग मैच्योरेशन के लिए। और आपने अगर उसका कीमोथेरेपी पे थी ना पेशेंट, तो कम से कम आपने 2 to 3 वीक्स का गैप देना है, क्योंकि माइलो सप्रेशन इफेक्ट होता है बच्चे पे। ठीक है, बोन मेरो सप्रेशन की वजह से आपने कम से कम कीमोथेरेपी और डिलीवरी के बीच में 2 to 3 वीक्स तक का गैप होना चाहिए। अच्छा, उसके अलावा अगर पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर मेटास्टेसिस हो गई है ना, तो फिर उसमें आप लेट प्रीटर्म बर्थ करवा सकते हैं आफ्टर 34 वीक विद द पैलिएटिव केयर। अच्छा, आपने पेशेंट को ये बताना है कि अगर उसको ट्रीट किया गया है ब्रेस्ट कैंसर के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका कोई इतना कोई लॉन्ग टर्म या इम्पेयरमेंट नहीं है चाइल्डहुड में। बट वो बच्चे जिनको प्रेगनेंसी के दौरान जिनकी माओ को प्लेटिनियम एजेंट थेरेपी दी गई है ना, तो उनमें फिर ओटोटॉक्सिसिटी का रिस्क होता है ना बच्चों में। तो फिर इनकी ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेन स्टीम रिस्पॉन्स, उसके साथ साथ आपने उसकी ऑटोमेटेड ऑटो अकाउस्टिक इमिशन टेस्ट करवानी होती है। ठीक है, ताकि आप डिटेक्ट कर सकें ऑटोटॉक्सिसिटी को। ठीक है, और उसके साथ साथ अपने पेशेंट को कीमोथेरेपी के जो फर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट हैं वो भी अपने पेशेंट को बताने हैं,
कि ओवेरियन रिजर्वायर रिड्यूस हो सकता है, फर्टिलिटी इम्पेयर होती है, तो आपने उसको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शन देने हैं। ठीक है, तो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के लिए आपने उसको ऑप्शन देने हैं, आपने क्रायो प्रिजर्वेशन का उसको बताना है। जो भी पेशेंट चाइल्ड बियरिंग एज में है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज में, और जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है ना, तो उनको आपने रेफ़र करना है रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। और क्योंकि आपने पेशेंट को बताना है कि कीमोथेरेपी के बाद प्रीमेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है ना, तो फिर वो आपने उसको ऑफ़र देनी है फॉर दी oocyte और दी एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। आपने उसकी ऑप्शन देनी है पेशेंट को। अच्छा, तो एक और नई चीज़ है कि आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इन लोग भी दे सकते हैं एज अ फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग द कीमोथेरेपी, ठीक है। तो मोस्टली वो वुमेंस जिनको आप न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे रहे हैं ना, तो आप उनको जीएनआरएच एगोनिस्ट भी दे सकते हैं। इससे होगा क्या कि जो प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का रिस्क है ना, वो इसमें रिसर्च में देखा गया है कि अगर हम दें कीमोथेरेपी से एक हफ्ते पहले हम दें, ठीक है, कीमोथेरेपी का जो फर्स्ट डोज है ना, उससे एक हफ्ते आपने पहले दिया जीएनआरएच एगोनिस्ट, फिर आपने एक हफ्ते के बाद कीमोथेरेपी स्टार्ट कर दी, फिर आपने जब तक कीमोथेरेपी आप दे रहे हैं ना, तब तक उसको जीएनआरएच एगोनिस्ट दें। तो ये देखा गया है कि इसमें फिर प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशिएंसी का रिस्क कम हो जाता है। बट जो मोस्ट इफ़ेक्टिव मेथड है वो यही है कि आप oocyte और एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन करें। पर आप fertility preservation with the GnRH agonist should not be offered as an alternative to the oocyte or the embryo cryopreservation, but you should be offered to all regardless of whether or not they have the oocyte cryopreservation। पर आप सब में GnRH agonist दें। जो भी रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन्स है ना, अगर वो क्रायो प्रिजर्वेशन करना चाह रही हैं या नहीं चाह रही, आप उन सब में GnRH agonist दें। पर जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर दी फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, वो यही है कि आप oocyte और एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन करें, ठीक है। ठीक है, तो कंट्रासेप्शन के लिए आपने पेशेंट को एडवाइस करना है नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड दें, जिसमें फिर आपके कोपरा यूसीडी आ जाएगी, बैरियर आ जाएगा, स्टरलाइजेशन आ जाएगी, ठीक है। तो वो पेशेंट को आपने ऑप्शन देना है। हाँ, बट अगर इमरजेंसी कंट्रासेप्शन की बात करें तो फिर आप हार्मोनल कंट्रासेप्टिव मेथड एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि एक हार्मोनल एक टेबलेट से तो रिकरेंस नहीं होगा ना। अच्छा, वो वुमेन जिनमें बरका पॉजिटिव है ना, तो फिर उनमें फिर आपने पेशेंट को आईवीएफ का ऑप्शन देना है, जिसमें फिर आप प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। क्योंकि बरका क्या है, आपको पता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो फिर इस तरह से आप आईवीएफ का ऑप्शन देके प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस कर सकते हैं। अच्छा, अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, ठीक है, और वो प्रेग्नेंट हो गई है ना, तो आपने उसको बताना है कि प्रेगनेंसी की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के रिकरेंस रेट में कोई फ़र्क नहीं आता, ठीक है। अच्छा, वो वुमेन जो प्रेगनेंसी से पहले टैमोक्सिफेन ले रही थी ना, तो वो कंसीव करने से पहले 2 मंथ पहले उनको टैमोक्सिफेन स्टॉप कर देनी है, और वो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, फिर वो उनको अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दें। अच्छा, जो हो प्रेग्नेंट वुमेन जिनमें हमने कीमोथेरेपी दी है ना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनमें हमने सीरियल ग्रोथ स्कैन करनी है फ्रॉम दी 28 वीक, ठीक है, टू डिटेक्ट दी FGR। और क्योंकि आपने इसको कीमोथेरेपी दी है, तो कीमोथेरेपी में 30% रिस्क है कार्डियोटॉक्सिसिटी का, जिसकी वजह से पेरीपार्टम हार्ट फेलियर भी हो सकता है ना। तो फिर आपने क्या करना है कि वो वुमेन जिनमें हमने कीमोथेरेपी दी है और जिनको पहले से ही लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिस्फंक्शन है प्रेगनेंसी के दौरान, तो फिर इनमें आपने प्री प्रेगनेंसी ही कार्डिक असेसमेंट करनी है,
ठीक है। और जिनमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन नहीं है तो फिर इनमें लो रिस्क होता है, फिर भी इनमें आपने, अगर आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं ना इन पेशेंट को, फिर भी आपने इनमें इको करना है, क्योंकि जो कीमोथेरेपी आप दे रहे हैं उसकी ही कॉम्प्लिकेशन है कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो इन पेशेंट्स में वैसे ही हार्ट फेलियर का रिस्क ज़्यादा होता है। और वुमेन विद सब क्लिनिकल हार्ट फेलियर आर एट द रिस्क ऑफ दी बिकमिंग द सिम्टोमेटिक। तो सिम्टोमेटिक होती है ना, उनमें भी सिम्टम्स आ जाते हैं फ्रॉम दी 26 वीक ऑफ द जेस्टेशन, जब कार्डिक आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है। तो फिर जिनमें आप कीमोथेरेपी दे रहे हैं उनमें आपने इको करना है पेशेंट का टू असेस द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शन। अच्छा, उसके अलावा अगर पेशेंट एमॉक्सिफिन ले रही है तो फिर आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करनी। और अगर कीमोथेरेपी पे है तो फिर भी आपने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवानी, ठीक है। और अगर ब्रेस्ट सर्जरी हुई तो फिर ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है वो। और अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही तो फिर आपने उसको कैपेगोलिन देनी है 1 मिलीग्राम। ओके, तो यहाँ पे हमारी गाइडलाइन हो गई एंड अब हम की रिकमेंडेशन पे आते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगी की रिकमेंडेशन। तो देखिए, सबसे पहले कोई भी सस्पिशियस लीजन हो या लंप हो, इसको 7 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो फिर आपने उसको छोड़ना नहीं है, आपने इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेट के लिए आपने क्या करनी है, अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है और उसके साथ साथ आपने कोर बायोप्सी करनी है, दैट इज़ द फर्स्ट लाइन। और आप ब्रेस्ट सर्जरी आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी कर सकते हैं एवरी टाइमेस्टर में, पर आपने फीटल मॉनिटरिंग करनी है साथ साथ। कीमोथेरेपी कंट्रा इंडिकेटेड है, आप फर्स्ट टाइमेस्टर में नहीं करेंगे कीमोथेरेपी, आप सेकेंड और थर्ड टाइमेस्टर में कर सकते हैं। सर्जरी आप ऐसे ही करेंगे जैसे आप नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में करते हैं, ठीक है। आपने सिर्फ रिकंस्ट्रक्टिव जो प्रोसीजर है वो आपने नहीं करने, वो आपने पोस्टमार्टम करना है। डोजिंग आपने उसकी एक्चुअल वेट पे करनी है, आपने प्री प्रेगनेंसी वेट पे नहीं करनी। और हर साइकिल से पहले आपने इसका वेट करना है, फिर दोबारा आपने डोज कैलकुलेट करना है। और जो हार्ट टू डायरेक्टेड थेरेपी है वो आपने अवॉइड करनी है प्रेगनेंसी के दौरान, बट अगर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो फिर आप दे सकते हैं, ठीक है। और मिथाइल पेनिसिलिन और हाइड्रोकोर्टिसोन आप देंगे डेक्सामेथासोन की जगह पे। अच्छा, ये हम कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। फीटल लंग मेच्योरिटी के लिए आपने डेक्सा ही देना है। ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर शुड बी यूज्ड एज इंडिकेटेड इन द लाइन विद स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अगर पेशेंट को कीमोथेरेपी की जो कॉम्प्लिकेशन होती है ना उसमें फिर आप दे सकते हैं। अच्छा, रेडियोथेरेपी आपने नहीं देनी प्रेगनेंसी के दौरान, आप अवॉइड करें, आप प्रेगनेंसी के बाद ही रेडियोथेरेपी दें। और अगर आप रेडियोथेरेपी दे भी रहे हैं ना तो फिर आप सेफ लिमिट में दें, जहाँ पे बच्चे का रेडिएशन एक्सपोजर बिल्कुल कम हो, ठीक है। बाकी आप मेटास्टेटिक डिजीज़ में आप पैलिएटिव रेडियोथेरेपी दे सकते हैं। और आपने प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्रेस्ट कैंसर के साथ पेशेंट आती है, आपने उसको रीअश्योर करना है और आपने उसको सारे ट्रीटमेंट ऑप्शन बताने हैं। और आपने बताना है कि कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं है चाइल्ड को। हाइड्रोजेनिक प्रीटर्म बर्थ को आपने अवॉइड करना है। आपने वो पेशेंट जो कीमोथेरेपी ले रही हैं, आपने उनको एडवाइस करना है कि ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी, आपने उसको कैपेगोलिन देनी है। और जो रिप्रोडक्टिव एज में वुमेन है जिनको ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है ना, वो कीमोथेरेपी पे है, तो फिर आपने उसको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के ऑप्शन देने हैं, आपने उसको क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में बताना है और जीएनआरएच थेरेपी उसको आपने देनी है, ठीक है। अच्छा, प्रेगनेंसी की वजह से रिकरेंस रिस्क इंक्रीज़ नहीं होता, ये भी आपने पेशेंट को बताना है। सो हाँ, दैट्स ऑल अबाउट इट।